नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः के रिवीजन की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल की क्लास में हमने चर्चा की थी कि व्यंजनों का भेद वर्गीकरण ये प्रकार, और व्यंजनों का भेद वर्गीकरण प्रकार दो प्रकार का होता है। पहला आपने देख चुके थे अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर, और दूसरा था बाह्य प्रयत्न के आधार पर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर। उसके भेद हैं 8, आपको बहुत अच्छी तरह पढ़ना है। कल यहाँ तक हम छोड़ के गए थे और आगे हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्या लिखा हुआ है? अभ्यंतर प्रयत्नों के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक बात है। और पहला यहाँ पे क्या है? स्पर्शी या स्पृष्ट व्यंजन। तो दिमाग में एक बात आई होगी सर, स्पर्शी ऑब्लिक स्पृष्ट, स्पृष्ट कहो या स्पर्शी कहो, बात एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। पहली बात, स्पर्शी और स्पृष्ट व्यंजन दोनों का मतलब क्या है? एक ही है। पहली बात तो ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में जीभ या जिह्वा मुख के उच्चारण स्थलों को अच्छी तरह से स्पर्श करती है तो उन्हें स्पर्शी या स्पृष्ट व्यंजन कहते हैं। परिभाषा आपके सामने है, बहुत सिंपल सी बात है कि ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में जीभ या जिह्वा मुख के उच्चारण स्थलों को अच्छी तरह से क्या करती है? स्पर्श करती है। अच्छी तरह से क्या करती है? स्पर्श करती है, तो उन्हें क्या कहते हैं? स्पर्शी या स्पृष्ट व्यंजन कहते हैं। आप बोलोगे सर कौन कौन से? पहला आता है क, ख, ग, घ, फिर आता है ट, ठ, ड, ढ, फिर क्या आएगा आपके सामने? त, थ, द, ध, फिर आएगा प, फ, ब, भ। देखिए आपके दिमाग में बात आएगी कि सर अभी आपने कहा था कि सर स्पर्श व्यंजन तो 25 होते हैं, क से लेकर के म तक, इसमें आपने 16 बताए, तो हम कैसे हल करें? सिंपल सी बात है। प्रश्न में देखो, जब आप प्रश्न पढ़ते हैं तो प्रश्न में क्या छुपा हुआ होता है? उत्तर छुपा हुआ होता है। बहुत सारी बातें, बहुत जगह ऐसा होता है। प्रश्न अगर आपके सामने ये आया है कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, कुल स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो आप कहेंगे कुल स्पर्श व्यंजन हैं 25। लेकिन अगर प्रश्न ऐसा आ जाए कि स्पर्शी व्यंजन कितने हैं, क्या है? स्पर्शी, स्पर्श, स्पर्शी, ध्यान कीजिए, स्पर्शी व्यंजन कितने हैं या स्पृष्ट व्यंजन कितने हैं, तो साफ साफ नजर आ रहा है। तो आप कितने बोलेंगे भैया? स्पर्शी या स्पृष्ट व्यंजन कितने हैं? 16 ही हैं, क्योंकि जब इनका उच्चारण करते हैं तो जीभ अपने उच्चारण स्थल को अच्छी तरह से क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है। अच्छी तरह से स्पर्श का तात्पर्य क्या? आपस के अंदर जीभ और उच्चारण स्थल क्या हो रहे हैं? छू रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक है। जैसे क, ख, ग, घ, कंठ में तो पता नहीं चलता है, लेकिन आओ ट, बिल्कुल जीभ टकराएगी मूर्धा पे, ट, ठ, ड, ढ, दंत में त, थ, द, ध, ओष्ठ में प, फ, ब, भ, बिल्कुल जीभ अपने उच्चारण स्थल को क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है। क्लियर हो गई बात? तो स्पर्शी व्यंजन कितने हो गए? 25। तो सॉरी, स्पर्श व्यंजन कितने हो गए? 25, और स्पर्शी कितने हो गए? केवल 16। दूसरा क्या है? संघर्षी व्यंजन। संघर्षी नाम से स्पष्ट है कि संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है। या इसका एक नामकरण और ऊष्मीय व्यंजन। अभी मैंने आपको समझाया था कुछ समय पहले, जब अंतस्थ है और हमने ऊष्मीय व्यंजन लिखे थे, वो की भी बात यहाँ पे आ गई कि संघर्षी या ऊष्मीय व्यंजन नामकरण पड़ा। तो क्यों पड़ा? क्यों पड़ा? क्योंकि परिभाषा में नाम छुपा हुआ है। ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में फेफड़ों से उठने वाली हवा मुख द्वार में घर्षण करती हुई या संघर्ष करती हुई उष्म होकर यानी गर्म होकर बाहर निकलती है, तो उन्हें ऊष्मीय या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। भाई बहुत सिंपल सी बात है। इनके उच्चारण स्थल पता चल गए हमें। पहला कौन सा है? श, तालु वाला, फिर है मूर्धा, हाँ तालु वाला, मूर्धा वाला, फिर क्या है? दंत, श, श, स, ह, सॉरी ये गलत लिख दिया इन्होंने। फिर क्या है? दंत वाला, फिर क्या है? ह। के लिए यहाँ पर ठीक है, बिल्कुल ठीक है। श, स, स, ह, यहाँ पे चर्चा कर लेंगे। ठीक है। अब देखिए कैसे भाई ऊष्मीय कैसे निकलती है। संघर्ष भी करना पड़ेगा इनका उच्चारण। आप एक उच्चारण करेंगे ना, बोलेंगे च,
तो बिल्कुल लेकिन श तो यहाँ पे ज़्यादा मांसपेशियों में क्या होता है, खिंचाव होता है। जब खिंचाव होता है तो क्या करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, ये मान के चलिए। अब देखिए जब आप अपने मुख विवर के आगे हाथ रखेंगे तो इसमें से गर्म हवा क्या निकलेगी, बाहर निकलेगी। मैं उच्चारण कर रहा हूँ, आप देखिए, आप भी साथ साथ उच्चारण करना। पहले जीभ कहाँ टकराएगी, श है तो तालू पे ऊपर, ठीक है, फिर किस पे, मूर्धा पे, फिर किस पे, दंत पे, फिर क्या है, कंठ है, कंठ में क्या है, ह, ठीक है, श श स ह। तो आप देखेंगे अपने मुख विवर के आगे जब आपने हाथ रखा और जब इनका उच्चारण करा तो उच्चारण करते समय गर्म हवा मुख से क्या निकल रही है, बाहर निकल रही है। और गर्म हवा जब मुख से बाहर निकल रही है, इस कारण इसका नामकरण क्या पड़ा, संघर्षी व्यंजन या फिर ऊष्मीय व्यंजन। 2 पॉइंट क्लियर हो गए अपने। आगे चलते हैं, स्पृष्ट संघर्षी व्यंजन, ठीक है, स्पृष्ट संघर्षी व्यंजन, ये बिंदी नहीं आएगी, ध्यान कर लेना। स्पृष्ट संघर्षी व्यंजन, स्पृष्ट का एक और नाम अभी हमने देखा था, बताइए क्या, स्पर्शी। क्या नाम देखा था, स्पर्शी। तो स्पर्शी कहो या स्पृष्ट कहो, बात एक ही है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, यहाँ पे स्पर्श तो होगा लेकिन साथ ही साथ संघर्ष भी करना पड़ता है। स्पर्श तो होगा लेकिन साथ ही साथ क्या करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। इसका नामकरण क्या पड़ा, स्पर्शी या स्पृष्ट संघर्षी व्यंजन। 4 होते हैं, कई बार परीक्षाएं पूछे गए, ध्यान करना। ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में न केवल जीवा को स्पर्श करना पड़ता है, देखो शर्त तो आ गई है तो स्पर्श तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा, स्पर्श करना, बल्कि हवा भी संघर्ष करती हुई क्या निकलती है, बाहर निकलती है। तो उन वर्णों को स्पृष्ट संघर्षी व्यंजन कहते हैं। कितने होते हैं, 4। आ बोलो ट, कोई संघर्ष, आ च, खिंचाव होगा मांसपेशियों में। ये जो मांसपेशियाँ है किसकी, मसल्स जो हमारी सारी चेहरे की, उसमें क्या होता है, खिंचाव होता है। च छ ज झ, बिल्कुल स्पर्श हो रहा है लेकिन संघर्ष भी हो रहा है साथ साथ। तो नामकरण क्या पड़ा, स्पृष्ट संघर्षी व्यंजन। इसको समझे भैया। अनुनासिक, अनु माने पीछे, नासिक माने नाक, इसको पंचम वर्ण भी कहते हैं, ठीक है। व्यंजन कहो, वर्ण कहो, बात देखिए, पंचम वर्ण भी कह सकते हैं इसको। वर्ण में क्या छुपे हुए होते हैं, वर्ण में ही स्वर और व्यंजन दोनों क्या होते हैं, छुपे हुए होते हैं, ठीक बात है। पंचम वर्ण, ठीक। अनुनासिक या पंचम वे वर्ण जिनका उच्चारण नाक की सहायता से किया जाता है। परिभाषा नहीं लिखी है, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। वे वर्ण जिनका उच्चारण नाक, नाक से तात्पर्य क्या है, बोलो नासिका, नाक की सहायता से, नाक की सहायता से किया जाता है। आगे बात समझ में। वे वर्ण जिनका उच्चारण नाक की सहायता से किया जाता है उन्हें, ठीक है, ये खड़ी पर हटा दो, उन्हें अनुनासिक या ऑब्लिक करके लिखना, बोलो क्या, पंचम वर्ण कहते हैं। कोई बात नहीं, परिभाषा नहीं लिखी, मैंने लिखवा दी। वे वर्ण जिनका उच्चारण कहाँ से होता है, नाक की सहायता से होता है। यानी अगर नाक नहीं हो तो आपका पंचम वर्ण का उच्चारण नहीं कर सकते। बहुत सिंपल सी बात, नाक बंद करके देख लो, अंग उच्चारण होगा क्या, क्योंकि जब हवा आएगी तो नाक से भी निकलेगी। अंग उच्चारण साफ से, क तो क का उच्चारण तो कौन से होता है, हवा नाक से निकलती, लेकिन जैसे बोलते हैं अंग न में, तो उनका उच्चारण कहाँ से होता है, नाक से होता है। यानी हवा कहाँ से निकलती है, नाक से निकलती है। यानी इन वर्णों के उच्चारण में क्या काम आती है, नाक काम आती है। कई बार आपने सुना होगा कि नाक से गा रहा है, तो हवा कहाँ से निकाल रहा है, नाक से निकाल रहा है। तो इनको क्या कहते हैं, अनुनासिक या फिर पंचम वर्ण या पंचम व्यंजन। बात एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। एक बात मैंने और बताई थी, जब बोल रहे थे अंग, तो इन वर्णों से स्टार्ट होने वाला, इन तीनों से,
टीचर जब कहा था संस्कृत में इससे है, हिंदी में इसमें स्टार्ट होने का शब्द नहीं है। इन तीनों से हिंदी भाषा में स्टार्ट होने वाला कोई भी शब्द नहीं है। अंग से कोई शब्द स्टार्ट नहीं होता है, ये से कोई स्टार्ट नहीं, ऋण। संस्कृत में तो स्टार्ट है ऋण से, लेकिन हिंदी भाषा में ऋण से स्टार्ट होने वाला कोई शब्द नहीं है। यहाँ पे भी क्लियर हो चुकी है बात। अब आगे चलते हैं पार्श्विक। पार्श्विक का मतलब पार्श्व माने क्या होता है, अगल बगल। क्या होती है बोलो, अगल बगल, इस बात को समझे। पार्श्व का मतलब होता है अगल, पार्श्वी व्यंजन ऐसा व्यंजन जिनके उच्चारण में जीभ जैसे ही ऊपर उठती है, ऐसे व्यंजन जिसके उच्चारण स्थल में जीभ अपने उच्चारण स्थल को स्पर्श करने के लिए जैसे ही ऊपर उठती है, ल का उच्चारण स्थान क्या है, दंत है, ऊपर उठती है, वैसे ही उसके पार्श्व भाग मतलब अगल बगल से हवा क्या निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। इस बात को समझिए आप। देखिए पार्श्विक व्यंजन कैसे, देखो यहाँ पे ये और ये वाले हिस्से पे आपका अगल बगल वाला हिस्सा है। जैसे आप ल का उच्चारण करेंगे, हवा क्या निकल जाएगी बाहर, ल। मुंह क्या होगा, चौड़ा। मुंह चौड़ा होने से जो अगल बगल में हवा भरी थी एकदम से क्या निकल गई बाहर, ल का उच्चारण स्थान तो आपको पता है क्या है, दंत है। लेकिन जैसे आ रहा ल तो उच्चारण स्थान के जी ऊपर उठी तो अगल बगल से ल, मुंह चौड़ा हो गया और अगल बगल में जो हवा भरी हुई थी वो एकदम से क्या निकल गई, बाहर निकल गई। इसका नामकरण क्या पड़ा, पार्श्विक व्यंजन। क्लियर। आगे चलते हैं हम लुंठित। ये सारी परिभाषाएं आपको पूछा जाता है तो आपको याद नहीं करना, आपको समझना भी। ल उच्चारण करेंगे तो हाँ पता चलेगा अगल बगल से हवा क्या निकल गई है, बाहर निकल गई है। लुंठित या प्रकंपित, ठीक है, कंपन में यहाँ पे बिंदी यहाँ पे आ जाएगी। व्यंजन ऐसा व्यंजन जिसके उच्चारण में जीभ की नोक को 2-3 बार कंपन करना पड़ता है या लुढ़कना पड़ता है तो उसे लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। वही कौन सा है, र में जीभ क्या होगी, 1-2 बार ऊपर और नीचे क्या होगी, वाइब्रेशन होगी। ऊपर नीचे क्या होगी, वाइब्रेशन होगी। और ऊपर नीचे वाइब्रेशन होने के कारण इसका नामकरण क्या पड़ा, लुंठित व्यंजन। क्या पड़ा, लुंठित व्यंजन। क्लियर हो रही है बात आपको। तो लुंठित या प्रकंपित व्यंजन पता चल गया आपको। र र र उच्चारण स्थान कौन सा, मृधा। लेकिन जैसे यार र तो आप देखेंगे हाँ यार 1-2 बार क्या हो रही है, जीभ में कंपन हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, उच्छिप्त व्यंजन। अब देखो इसको मैंने पहले ही आपको समझा चुका हूं। जब मैं वर्णमाला की दूसरी क्लास थी तो उसमें मैंने आपको समझाया था उच्छिप्त व्यंजन। इसका एक नामकरण और है, बताइए कौन, ताड़नजात। और एक कौन सा, द्विगुणी व्यंजन। मैंने आपको समझाया था उच्छिप्त इन्हें क्यों कहते हैं, क्योंकि उच्छिप्त का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, उच्छिप्त का शाब्दिक अर्थ होता है फेंका हुआ। या फिर इसका एक और अर्थ था उछाला हुआ। मैंने इसके शाब्दिक अर्थ बता दिए, एक क्या होता है फेंका हुआ या फिर उछाला हुआ। ठीक है। ताड़न का मतलब ये होता है ताड़ देना। द्विगुणी का मतलब क्या होता है, एक गुण नहीं, कितने गुण होंगे इसमें, 2 गुण होंगे। इसका नामकरण क्या पड़ा, द्विगुणी व्यंजन। इस बात को समझिए जरा। ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में जीभ की नोक को उलटकर, ये जीभ है ना, जीभ की नोक क्या करेगी, उल्टेगी, यानी कहाँ जाएगी, ऊपर की ओर। जीभ की नोक को उलटकर कठोर तालु, जो चिकना वाला हिस्सा है, इसके ऊपर वाला हिस्सा जो मजबूत, जबड़ा जो हमारा मजबूत रहता है और वो भी चिकना ही है, ऊपर वाला हिस्सा है, तो वहां पे मजबूत है, वो उस वाले हिस्से को छूने की क्या करेगी, कोशिश करेगी। तो कठोर तालु को झटके के साथ स्पर्श किया जाता है, ठीक है, तो उन्हें उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। क्या करेगी, जीभ की नोक कठोर तालु को जैसे स्पर्श करेगी और स्पर्श करके झटके के साथ बाहर की साथ क्या करेगी, फेंकने का काम, स्पर्श करने के झटके के साथ स्पर्श किया जाता है और बाहर की साइड उन वर्णों को फेंकने का क्या करेगी, काम करेगी। उछालने का क्या करेगी, काम करेगी। जब बाहर की साइड फेंकेगी, उछालेगी, इसका नाम क्या पड़ा, इसका उच्छिप्त व्यंजन या ताड़नजात। द्विगुणी क्यों पड़ा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। देखो पहला गुण क्या था, ड, दूसरा क्या था, ढ। पहला गुण इसमें क्या है, ड, दूसरा गुण क्या है, ढ। लेकिन जब इनके नीचे मैंने नुक्ता लगा दिया, नुक्ता लगा दिया, तो नुक्ता लगाने से इनका उच्चारण बदल गया। अब क्या होगा, ड़, 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 ऊपर जो होगी जीभ कठोर तालु को, ड़, ढ, ड़, ढ,
ठीक है। और मैंने इसके विषय में बहुत सारी बातें बताई थी। पहले नंबर वाली बात क्या बताई थी, उससे पूर्व मैं आपको बताना चाहूंगा डे और ढे तो अलग है, पहला गुण था, लेकिन द्विगुणी गुण बना क्योंकि अब इनके नीचे क्या लग गया, नुक्ता। और ये ढ और ढ का प्रयोग केवल हिंदी भाषा में ही प्रयोग होता है, संस्कृत में इनका प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि इन दो वर्णों की व्युत्पत्ति करने वाली भाषा कौन सी, हिंदी है। ठीक है, तो इन दो वर्णों को पैदा करने का काम, व्युत्पन्न करा, नई तरीके से बनाया, का काम कौन करती, हिंदी भाषा ने करा। इस बात को आपको समझना है। तो ढू पहले था डैड है, तो नाम समझ में आ गया आपको। केवल इसे पूछा जाता है परीक्षा में उच्चित व्यंजन कौन से होते हैं, या ताड़नजात कौन से, तो द्विगुणी कौन से होते हैं। एक बात और लिखी, इनके नीचे कभी भी हलंत चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, हलंत नहीं लगता है। ठीक है, इनके नीचे कभी भी हलंत नहीं लगता। हलंत क्या होता है आप सभी को पता है, मैंने अभी आपको बता चुका हूँ। एक दो बातें और समझो मेरे पास से। मैंने एक बात कही कि इसको पैदा करने का श्रेय कौन सी भाषा को जाता है, हिंदी भाषा को जाता है, क्योंकि मैंने भी कहा एक तो होता पढ़ और एक होता है पठ। तो संस्कृत वाले क्या बोलते हैं, पठ, एम पठामी, मैं पढ़ता हूं, और हिंदी वाले क्या बोलते हैं, मैं पढ़ता हूं। तो ड, एक यहाँ पे ठे आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, ढ आ रहा है। तो ध्यान करें, ढ का प्रयोग कौन सी भाषा में हो रहा है, हिंदी भाषा में, जबकि ठे का प्रयोग किस में हो रहा है, संस्कृत भाषा में। तो एक बात ध्यान कर लेना, इन दोनों जो भाषा, इन दोनों वर्णों को पैदा करने का श्रेय कौन सी भाषा को जाता है, हिंदी भाषा को। और हिंदी भाषा को जाता है तो जिनके नीचे भी नुक्ता लगा होता है उनके नीचे कभी भी हलन चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। मैंने पूर्व के अंदर एक दो बातें और समझाई थी कि इन दो वर्णों से स्टार्ट होने वाला हिंदी भाषा में कोई शब्द नहीं है, पहले नंबर वाली बात। सेकंड नंबर वाली बात मैंने आपको समझाई थी कि अंग्रेजी भाषा के शब्द यदि हिंदी भाषा में लिखे जाते हैं तो उनके नीचे भी कभी भी ढ और ढ का प्रयोग नहीं होता है। जैसे रोड शब्द दिखा था आपने, रोड लिखते समय कई बच्चे इसके नीचे क्या लगा देते, नुक्ता। ये शब्द गलत है। मैंने बताया था अंग्रेजी भाषा का शब्द है तो रोड ऐसे होगा, क्योंकि अंग्रेजी में ROAD, हमने ऐसे RO को क्या लिखा, रो, और D को क्या लिखा, डे, तो रोड होगा ना कि रोड होगा। ठीक है, तो ये क्या है, बिल्कुल राइट है। ठीक है, एक और बात बताई थी, अनुस्वार आ जाए। ठीक है, उसके बाद वाले वर्ण के नीचे कभी भी किसका प्रयोग, ढ और ढ का प्रयोग नहीं होता है। ये बातें मैंने आपको पूरी क्लास में बता चुका हूँ। यहाँ पे बीच में वापस आ चुकी है तो वापस समझा दिया आपको। लास्ट जो है उससे क्या बोलते हैं, संघर्षहीन। इसे अर्धस्वर भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कई व्यक्ति पूछे अर्धस्वर क्यों कहते हैं, इस पे मैं चर्चा करूंगा। और ईषत् स्पष्ट व्यंजन, इसका मतलब होता है हल्का सा स्पर्श। ईषत् मतलब हल्का सा स्पर्श। ठीक है, हल्का सा स्पर्श, ये शय बना हुआ है। ठीक है, हल्का सा स्पर्श। अब देखिए संघर्षहीन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वर्ण ऐसे हैं, गलत है ये। ठीक है, ये दो वर्ण ऐसे हैं जिनका उच्चारण जब हम करते हैं तो उच्चारण करते समय जरा सा भी संघर्ष करना नहीं पड़ता है, बहुत ही लाइटली इनका उच्चारण हो जाता है। तो नाम संघर्षहीन क्यों पड़ा, क्योंकि ये दो वर्ण ऐसे हैं जिनका जब उच्चारण करते हैं तो हमें जरा सा भी संघर्ष करना नहीं पड़ता है। अर्धस्वर क्यों कहते हैं, स्वर क्या होते हैं आप बताइए, स्वर क्या होते हैं जिनका उच्चारण कैसा होता है, स्वतंत्रता पूर्वक, जिनका उच्चारण आसानी से हो जाता है, बाधा कुछ नहीं होती, उसे बोलते हैं स्वर। तो हमने कहा अ आ ई उ री ए ऐ ओ और सारे स्वर हैं। उसी प्रकार ये दो वर्ण य और व, ये भी ऐसे हैं जिनका उच्चारण करते समय कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है। अब इन्हें हम व्यंजन तो, अब इन्हें हम स्वर तो कह नहीं सकते, लेकिन क्योंकि स्वर तो दिख नहीं रहे, दिखते हैं क्या है, व्यंजन। लेकिन जब इनका उच्चारण करते हैं तो जैसे स्वरों का उच्चारण आसानी से हो जाता है, वैसे य और व का उच्चारण भी कैसा हो जाता है, आसानी से हो जाता है। इस कारण का एक नामकरण पड़ा, बोलो क्या, अर्धस्वर। एक नाम और है ईषत् स्पष्ट व्यंजन। इसे ईषत् स्पष्ट व्यंजन क्यों कहते हैं, इसको बात को समझो। ईषत् का मतलब होता है हल्का सा स्पर्श,
आपने देखे व्यंजन है उनको अच्छी तरह से क्या करना पड़ता है, अपने उच्चारण स्थल को स्पर्श करना पड़ता है, ऐसे च तो अच्छी तरह स्पर्श करता है। लेकिन य और श ऐसे, य और व ऐसे दो वर्ण हैं जिनका उच्चारण हम करते हैं, तो उच्चारण जब हल्की सी जीभ हल्की सी उच्चारण स्थल को स्पर्श करती है, तो स्पर्श करते के साथ इनका क्या होता है, उच्चारण हो जाता है। तो हल्का सा स्पर्श करते ही इन दो वर्णों का उच्चारण हो जाता है। इस कारण इनका एक नामकरण और पड़ा, ईष्यत स्पृष्ट व्यंजन। ठीक है, तीनों बातें मैंने आपको समझा दी। संघर्षहीन क्यों, क्योंकि संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। अर्धस्वर क्यों, क्योंकि स्वरों में जिस प्रकार आसानी से इनका उच्चारण हो जाता है, उसी प्रकार य और व दो वर्ण से इनका उच्चारण कैसा हो जाता है, आसानी से हो जाता है। और ईषत स्पृष्ट व्यंजन, इन्हें क्या बोलते हैं, हल्का सा स्पर्श करने पर इनका क्या हो जाता है, उच्चारण हो जाता है। ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में मुख के उच्चारण अवयव एक दूसरे के पास पास आते हैं, किंतु हल्का सा, यहाँ पे लिखा हुआ बिल्कुल, किंतु हल्का सा स्पर्श करते ही उनका क्या होता है, उच्चारण हो जाता है, तो उन्हें अर्धस्वर या फिर संघर्षहीन या फिर ईषत स्पृष्ट व्यंजन कहते हैं। केवल कितने होते हैं, दो। आप उच्चारण करें य व बिल्कुल आसानी से उच्चारण हो जाएगा। जैसे अ हो रहा है वैसे य व उच्चारण आसानी से हो जाता है। इसका नामकरण क्या पड़ा, इसका बताइए, ईषत स्पृष्ट व्यंजन। ये श नहीं है, ध्यान कर लेना कौन सा है, व, य और व। क्लियर, यहाँ तक सारी बातें क्या हो चुकी है, बताइए, क्लियर हो चुकी है। तो हमने अभी पढ़ा, बताइए क्या पढ़ा, अभ्यंतर प्रयत्नों के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। कितने भेद थे, इसके 8 भेद थे। पहला था कौन सा, स्पर्शी या स्पृष्ट व्यंजन। दूसरा कौन सा था, ऊष्मीय। तीसरा कौन सा था, स्पृष्ट संघर्षी। चौथा कौन सा था, अनुनासिक। पांचवा कौन सा था, पांचवा कौन सा था बताइए, पार्श्विक। छठा कौन सा था, लुंठित या प्रकंपित। सातवां कौन सा था, सातवां हमने अभी भी पढ़ा था, उच्छित व्यंजन। आठवां कौन सा था, संघर्षहीन। चलिए अब आगे एक दो बातें और समझ में आनी चाहिए आपको, कुछ बातें और रह चुकी, फिर हमारा टॉपिक कुछ समय बाद समाप्त हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, बाह्य प्रयत्नों के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। हमारा व्यंजन संबंधी सारी बातें निराकरण हो जाएगा। लास्ट जो संयुक्त अक्षर पढ़ेंगे फिर हम उसको देखेंगे आगे। बाह्य का मतलब क्या हो गया, अब प्रयत्न आंतरिक नहीं होगा, क्या होगा, बाह्य। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप संधि पढ़ेंगे तो आपको बाह्य प्रयत्नों के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण आना ही आना चाहिए। देखिए, स्वर तंत्रिकाओं में कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। देखिए, वर्णमाला के ऐसे वर्ण, इंपॉर्टेंट परिभाषा, स्वर तंत्रिकाओं में कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। देखिए, अब आपके दिमाग में बात आनी, सबसे पहले स्वर तंत्रिकाएं क्या होती है। जब तक आपके दिमाग में ये बात क्लियर नहीं है कि भैया स्वर तंत्रिकाएं क्या होती है, तब तक आप इस बात को अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले दिमाग में क्या आनी चाहिए, भाई स्वर तंत्रिकाएं क्या होती है, ये बता दो सर। देखिए, आपका जो गला है, ये आपका गला है, इस गले में लेफ्ट और राइट साइड में 2 झिल्लियां होती है। दो क्या होती हैं बताइए, झिल्लियां होती हैं। और हमारे फेफड़ों में क्या बढ़ती है, हवा। ये जब से जैसे हवा ऊपर की ओर जाती है, तो फेफड़ों में जैसे हवा ऊपर की ओर जाती है, तो लेफ्ट और राइट साइड में जो झिल्लियां हैं वो वायु के वेग से कंपन होने लगती है। वायु का तीव्र गति, जैसे रेलगाड़ी है हमारे, मान लीजिए हमारा जो घर है वो रेल की पटरी के पास ही, जैसे रेलगाड़ी गुजरती है वैसे हमारा घर है वो कंपन करने लग जाता है। घर के बर्तन हैं वो क्या होते हैं, बजने लग जाते हैं। बस तो घर के बर्तन बजना मुहावरा है, क्यों, उसका मतलब तू मैं होना, घर में लड़ाई झगड़ा होना। तो लेकिन यहाँ पर तो क्या, बिना लड़ाई झगड़े के, इसका मतलब वायु का वेग जैसे कंपन होता है, कंपन करने पर लेफ्ट और राइट साइड में जो झिल्लियाँ होती है जो वायु के वेग से कंपन होकर के बजने लगती हैं। तो झिल्लियाँ समझ में आ गई, तंत्रिकाएं, झिल्लियाँ कहो तंत्रिकाएं कहो, बातें किए। तो यहाँ पर हम पहले क्या पढ़ रहे हैं कि हमारे लेफ्ट और राइट, ये लेफ्ट और राइट साइड में जो झिल्लियां होती है जो वायु के वेग से कंपन करती है। क्लियर। तो स्वर तंत्रिकाओं में कंपन के आधार पर यहाँ पे क्या लिखा है कि वर्णमाला के ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं, लिखा हुआ बिल्कुल, स्वर तंत्रियों, तंत्रिकाओं लिखना चाहिए, स्वर तंत्रिकाओं,
सही कर लेना, इसको वापस लिख देता हूँ मैं अच्छी तरह। समझ गए होंगे आप, देख लेना है ना। स्वर तंत्रिकाओं, ये तंत्रियों की जगह हमने क्या कर लिया, तंत्रिकाओं, ठीक है। वर्णमाला के ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में तेज गर्जना होती है। स्वर तंत्रिकाओं में तेज क्या होती है, गर्जना होती है, कौमा मुख से तेज आवाज निकलती है, मुख से तेज क्या निकलती है, आवाज निकलती है। तो उन वर्णों को घोष या सघोष, संघोष नहीं होता है, ज्ञान कर लेना, क्या होता है, तो उन वर्णों को घोष या फिर सघोष, तो उन वर्णों को घोष या ऑब्लिक करके लिखना सघोष अर्थात गूंजने वाले वर्ण कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, घोष या सघोष, घोष या एक और नामकरण करा, बताइए क्या, सघोष। तो उन वर्णों को घोष या सघोष अर्थात कौन से, गूंजने वाले वर्ण कहा जा सकता है। तो ध्यान कर लेना, घोष, घोष कहाँ टकराएगी जी, मूर्धा को, घोष और सघोष, बात एक ही है। तो वर्णमाला के ऐसे वर्ण या वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में तेज गर्जना होती है, मुख से तेज आवाज निकलती है, तो उन वर्णों को घोष या सघोष अर्थात गूंजने वाले वर्ण कहा जाता है। इसके साथ ही साथ एक और परिभाषा भी मैं वापस लिख दूंगा कि जिन वर्णों के उच्चारण में बहुत कम आवाज निकलती है, जिन वर्णों के उच्चारण में बहुत कम आवाज निकलती है, या बहुत कम गूंज होती है, तो उन वर्णों को अघोष व्यंजन कहा जाता है। ये हम पढ़ रहे हैं किसके आधार है बताइए, ये हम पढ़ रहे हैं पहला भाग स्वर तंत्रिकाओं में कंपन के आधार पर। तंत्रियां लिखा ना यहाँ पे, इसको भी तंत्रिकाओं कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्वर तंत्रिकाओं में कंपन के आधार पर। अब इस बात को समझ लिया, समझ में आ गई। अभी आपको प्रैक्टिकल करके समझा दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, जितने भी घोष, घोष का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, नाद या फिर गूंज, गूंज कहो या फिर नाद कहो, बात एक ही है। नाद क्या होता है, शिव के पास एक पाइपनुमा यंत्र होता है। यंत्र का मतलब उनका उच्चारण करने का तरीका, जब गमिंग की ध्वनि आएगी, नाद, तो वो कि घोष का मतलब क्या होता है, नाद या फिर गूंज। और घोष कहो, इससे संघोष नहीं कहते, ध्यान कर लेना, क्या होता है घोष, घोष कहो या फिर सघोष, कि घोष का मतलब ही क्या होता है, गूंज या फिर नाद, और स माने साथ, किसके साथ, गूंज के साथ या फिर नाद के साथ। आप कहो सर कौन कौन से होते हैं, पहले चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले क्या है, समस्त स्वर, जितने भी स्वर हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, घोष। जितने भी स्वर हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, घोष। आप कहोगे सर कैसे, बताइए। देखिए, अभी मैंने कहा था कि वर्णमाला के वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में तेज गर्जना होती है, मुख से तेज आवाज निकलती है, तो उन वर्णों को घोष या फिर सघोष अर्थात गूंजने वाले वर्ण कहा जाता है। तो हम अभी पढ़ क्या रहे हैं, घोष या सघोष। तो मैंने अभी कहा था स्वर तंत्रिकाएं क्या होती है, हमारे लेफ्ट और राइट साइड में दो झिल्लियां होती, थोड़ा सा स्थान नीचे है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर। तो दो झिल्लियां होती है जो वायु के वेग से कंपन होकर के बजने लगती है, ठीक है। अब जिनमें कम बजे वह घोष, जिनमें ज्यादा बजे वो घोष या सघोष। अब देखिए स्वर सारे सघोष यानी घोष क्यों हैं, हम उच्चारण करते हैं वहां पे वाइब्रेशन होगा। आप भी उच्चारण करके देखना है, यहाँ पे अच्छी तरह हाथ लगाना है, यहाँ पे नीचे की साइड। अब बोले आ ई उ री ए ओ औ, ठीक है। आपने यहाँ पे हाथ लगा देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है। इसका मतलब जितने भी स्वर हैं सारे के सारे क्या हैं, घोष हैं, बिल्कुल। तो मैंने आपको पहले एक बात लिखवाई थी कि समस्त स्वर घोष और अल्पप्राण कहलाते हैं। अभी घोष की बात हो गई है, तो जितने भी स्वर हैं सारे के सारे क्या हैं, घोष है। इसके अलावा व्यंजन वर्ग का तीसरा
चौथा एवं पांचवा वर्ण। ठीक है, तीसरा चौथा पांचवा, भाई ये क्या होता है? देखिए अभी हम चर्चा करते हैं। पहले लिखते हैं क, फिर लिखते हैं ख, फिर लिखते हैं ग, फिर लिखते हैं घ, फिर क्या लिखते हैं अंग। ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। ठीक है, यहाँ पे हमने चर्चा कर ली। अब देखिए जब एक वर्ग दिए, पूरा वर्ग है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, इस बात को भी समझे आप। अब यहाँ पे मैं हाथ लगा देता हूँ, ठीक है, और देखना मैं एकदम क, ख, ग, घ, अंग। जैसे ही मैं क ख बोल रहा हूँ तो वाइब्रेशन हो तो रहा है लेकिन बहुत ही कम आवाज़ निकलती है, बहुत ही कम। लेकिन जैसे ही ग पे आता हूँ तो ग पे आते ही उच्चारण क्या, यहाँ पे जो झिल्लियाँ होती है वो एकदम से क्या होती है, फूल जाती है। और फूलने से क्या होता है, वाइब्रेशन ज़्यादा होता है। और ज़्यादा होता है तो हम उसे किस में रखेंगे? उसे हम रखेंगे भाई साहब आपके लिए घोष में या फिर सघोष में। तो यहाँ पे तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण साथ पर क्या है? एक तो आगे ग, घ, अंग, फिर क्या आएगा बताइए? ज, झ, य, फिर क्या आएगा बताइए? ड, ढ, ण, फिर क्या आएगा? द, ध, न, फिर क्या आएगा? इसको हलन हटा दो भले, द, ध, न, फिर क्या आएगा? ब, भ और म। क्लियर हो गई बात? अब 5 तिया कितने हो गए? एक में कितने? 5, 5 तिया कितने हो गए? 15। मतलब तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और पांचवा, व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा है पांचवा वर्ग। और 5 तिया कितने हो गए बताइए? 15। इसके अलावा अंतस्थ है, अंतस्थ कितने होते हैं? 4, य, र, ल और व। पहले से पता आप य, र, ल, व उच्चारण क्यों करके अंतस्थ क्यों कहते हैं आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि जब इनका उच्चारण करते हैं तो हवा भीतर ही भीतर क्या होती है, घूमती हुई रहती है। इसका नामकरण क्या पड़ा? अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। और एक हमने जोड़ लिया यहाँ पे उष्ण व्यंजन ह। यहाँ पे कितना आ गया? 1, 11 और 15 कितने हो? 26, 4, 30 और 1, 32। टोटल कितने वर्ण हैं बताइए? 31 वर्ण। 31 के 31 वर्ण हमारे लिए क्या कहलाते हैं? घोष। इसके अलावा यहाँ पे क्या लिखा हुआ? घोष। अघोष का मतलब क्या था? वे वर्ण जिनका उच्चारण जब हम करते हैं तो मुख से कम हवा निकलती है, वाइब्रेशन भी कैसा होगा? कम होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? अघोष। आप कहो कैसे सर? व्यंजन वर्ग का पहला एवं दूसरा वर्ण। आप देख सकते हैं बच्चे, क्या ये बच्चे? क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ और प, फ। पहला दूसरा 5 दूनी कितने हो गए? 10। अच्छा, उष्ण व्यंजन कितने थे? 4, श, स, स, ह। और हमने ह ले लिया बच्चे, कितने? 3, श, 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 स। बताइए कितने हो गए? 3। 10 और 3 कितने हो गए बताइए? 13। कुल कितने हो गए? 13। 13 और 31 कितने होते हैं? 44। मूल वर्णों की संख्या कितनी है? 44। हम मूल पे चर्चा कर रहे हैं, बाकी तो उसके साथ ही उनका क्या होता है? उच्चारण होता है। ठीक है, अलग से उनको नहीं गिना जाता है। एक लास्ट जो हमारा ये बाह्य प्रत्ययों के आधार पे, इसमें सेकंड वाला भाग था। पहले में तो क्या था? स्वर तंत्रिकाओं में कंपन के आधार पर, और दूसरा इसका भाग क्या? हवा की मात्रा के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। भाई इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कई वर्ण ऐसे होते हैं जिनमें कम हवा निकलती है, तो जिनमें कम हवा निकले उसे कहते हैं अल्पप्राण, और जिसमें ज़्यादा हवा निकले उसे कहते हैं महाप्राण। जब आप व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो मुख से कई बार क्या निकलती है? कम हवा निकलती है, और जब कम हवा निकलती है तो उसे आप क्या कहते हैं? अल्प प्राण। और जब ज़्यादा हवा निकलती है तो उसे आप क्या कहते हैं? महाप्राण। देखिए परिभाषा पढ़ते हैं पहले। वर्णमाला के ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में बहुत कम हवा प्रयुक्त होती है, जब उच्चारण करेंगे तो हवा कितनी निकलेगी? कम निकलेगी, और तो उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। एवं जिन वर्णों के उच्चारण में बहुत अधिक हवा प्रयुक्त होती है तो उन्हें क्या कहते हैं? महाप्राण। तो प्राण का मतलब क्या है? प्राण का मतलब होता है हवा। कई बार आपने देखा होगा कोई व्यक्ति मर जाता है तो इसकी तो हवा निकल गई, इसकी तो हवा निकल गई, इसका मतलब हवा निकल गई, इसका मतलब प्राण पखेरु हो गए, प्राण इसके अंदर से क्या आ गए? निकल गए। अब देखिए यहाँ पर वापस आ गया अल्प। अल्प का मतलब क्या होता है? थोड़ा। प्राण का मतलब क्या है? हवा। अरे कितनी हवा? थोड़ी हवा निकलेगी, बात इतनी सी है। तो सबसे पहले समस्त स्वर, आपको जब मैंने स्वरों की विशेषताएं पढ़ाई थी याद कीजिए, तो चौथा नंबर पॉइंट लिखवाया था समस्त स्वर घोष और अल्पप्राण कहलाते हैं।
तब मैंने एक बात कही थी, इसकी चर्चा मैं बाद में करूँगा, वही चर्चा होगी। घोष आपको समझ में आ चुका है, ठीक है, कि घोष क्या होता है। अल्प प्राण भी आपको समझ में आ जाएगा। अल्प का मतलब थोड़ा, हवा का मतलब हवा। कितनी हवा? थोड़ी हवा। अब देखिए जितने भी स्वर हैं वो कहलाते हैं अल्प प्राण। भाई क्यों कहलाते हैं? क्योंकि आप अपने मुख विवर के आगे हाथ रखिए सब जने, रख लिया। अब स्वर का उच्चारण करेंगे। अ आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। हवा तो निकल रही है, लेकिन क्या निकल रही है? कम। के बिना हवा के बाहर निकले क्या उच्चारण हो सकता है? नहीं। तो ये जो है इसका उच्चारण जब हम करते हैं तो उच्चारण करते हैं हवा क्या निकलती है? बहुत कम ही निकलती है। इसका जितने भी स्वर हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण। अब आता है व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। भाई इसका मतलब क्या? मैं वापस लिखता हूँ वर्ण। पहले लिखता हूँ क, ख, ग, घ और अंग। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। ठीक है, हमने यहाँ पे मार्किंग कर ली। यहाँ पे 1 2 3 4। अब यहाँ पे समझो आप, अब यहाँ पे उच्चारण करें उच्चारण वापस एक बार बोलो। क, ख, ग, घ, अंग। देखिए जब आप पहला बोल रहे हैं क तो कम हवा निकल रही है, जैसे बोला ख, तो ख बोलते समय यहाँ पे हवा क्या निकल रही है? ज़्यादा निकल रही है। उच्चारण करके देख, क, ख, हवा ज़्यादा नहीं, ग, घ, हवा ज़्यादा निकली। यानी व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा, इन 3 जो वर्ण हैं इनमें हवा क्या निकल रही है? कम निकल रही है। जब कम निकल रही है तो हम इसे किस में रखेंगे? बताइए, अल्प प्राण में। पहले से तात्पर्य क्या है? क, च, ट, त और प। तीसरे बार के ग, ज, ठीक है, ग, ज, ड, द और ब। पांचवें तात्पर्य के अंग, य, न और म। बताइए 5 तिया कितने हो गए? 1, 2 और 3। 5 तिया कितने हो गए? 15। तो आपको पता चल गया व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा एवं पांचवा वर्ण। इसके अलावा अंतस्थ तो रहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि हवा भीतर ही भीतर घूमती रहती, बाहर नहीं निकलती है। तो यहाँ पे 11, 15, 26, 4, 30 बटे टोटल वर्ण कितने हो गए? 30 वर्ण। ये 30 के 30 वर्ण कहलाते हैं, बताइए क्या? अल्प प्राण। लास्ट क्या बचा? महाप्राण। इसे हकार ध्वनि भी कहते हैं। हकार। भाई हकार क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे देखिए मैं बताना चाहूंगा, जब आपने ख लिखा, ख को अंग्रेजी में क्या लिखते हैं? केच। और आपने घ लिखा, घ को लिखते हैं GH। तो जब आप उच्चारण करेंगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ह की ध्वनि आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसे हकार भी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका उच्चारण करते समय आपको ह ध्वनि देखने को मिलेगी। ठीक है, मैं इस क को वापस सही बना देता हूँ। ठीक है, हकार ध्वनि। ठीक है, इसे हकार भी कहते हैं। व्यंजन वर्ग का दूसरा एवं चौथा वर्ण। दूसरा कौन कौन सा हो गया? देखो ख आ गया, फिर यहाँ पे छ आ जाएगा, फिर यहाँ पे ठ आ जाएगा, फिर थ आ जाएगा, फिर फ आ जाएगा, और घ के अंदर देख सकते हैं आप। तो व्यंजन का दूसरा, चौथा वर्ण 5 दूनी कितने हो गए? 10। उष्ण व्यंजन कितने होते हैं? 4। श, स, स, कितने हो गए? 14। टोटल वर्ण देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर वर्ण कितने हैं? बताइए, 14। अल्प प्राण में कितने हैं? अल्प प्राण में 30। महाप्राण में कितने हैं? 14। 30 और 14 कितने हो गए? 44। और मूल वर्णों की संख्या कितनी है? 44। यहाँ तक आपका व्यंजन का टॉपिक भी क्या हो चुका है? पूरा हो चुका है। मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया व्यंजन का टॉपिक आपको भली भांति समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत। और हम अगली क्लास में जो लास्ट हमारा टॉपिक बचा है 15-20 मिनट का संयुक्ताक्षर, उसको हम ख़त्म करेंगे। उसके साथ या कुछ 1-2 बातें और इम्पोर्टेंट रहेगी वो बताएंगे। तो लास्ट हमारा टॉपिक कल का बचेगा और कल हमारी वर्णमाला क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।